मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज पांशकुड़ा की सरजमीन में जिस तरीका से आप लोग यहां पर आए हैं, कल से बहुत सारे नेताओं का नींद उड़ने वाला है और मंच में बैठे हमारे और आपके सबके चहीते भाईजान सैयद रूहुल अमीन साहब यहां पर मौजूद हैं और मंच पर बैठे हम सबके भाईजान सैयद रूहुल अमीन साहब यहां मौजूद हैं। मंच पर बैठे हम सबके दिल के अजीज सैयद रूहुल अमीन साहब भाईजान मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा कोई परिचय नहीं है। मेरा परिचय भाईजान है, पांशकुड़ा का परिचय भाईजान है, आइमा का परिचय भाईजान है, मुर्शिदाबाद का परिचय भाईजान है, पूरा पश्चिम बंगाल का परिचय भाईजान है। और ये आइमा का एक एक कार्यकर्ता आने वाले दिन में ये साबित करके दिखाएगा और कोई परिचय का दरकार नहीं। हमारे साथ भाईजान का हाथ है, उनकी दुआएं हैं, इससे ज्यादा हमें और परिचय की दरकार नहीं, फैसल अली का दरकार नहीं। भाईजान की आवाज, उनकी लब्बैक हम सब का कदम उठने के लिए काफी है। आज लोग खड़ा होकर आजादी से लेकर आज तक सवाल आज उठ रहा है। जैसे भाईजान ने पॉलिटिक्स में आने की बात कही, किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे लिए। तो यहां पर बड़े बड़े नेताओं के कान में घंटी बजने लगे और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का फंडा हमें समझाने लगे। जाके बताना उनको कल से, कालते के बोले दिबेन आमादे के सेकुलरिज्म बुझाते होबे ना। एखाने मुसलमान आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद से लेकर सेकुलरिज्म हमको समझा रहे हो। आजादी के बाद मुसलमानों का नेता कौन है? कभी गांधी नेता, कभी अंबेडकर नेता, कभी बनर्जी नेता, कभी बासु नेता। जब तक हम लोग सारे को नेता मानते रहे तो सेकुलरिज्म है। और आज जैसे ही हमने पॉलिटिक्स में आकर बात करने की आवाज की कोशिश की तो ये हमें सेकुलरिज्म का झंडा बता रहे हैं, ये हमें सेकुलरिज्म सिखाएंगे। हमने तो वोट दिया, हमने तो गांधी को वोट दिया, हमने तो नेहरू को वोट दिया, हमने तो बनर्जी को वोट दिया, हमने तो बासु को वोट दिया, हमने तो यादव को वोट दिया, हमने तो सिंह को वोट दिया, हमने तो सबको वोट दिया। और आप हमें सेकुलरिज्म सिखाएंगे? क्या मतलब है सेकुलरिज्म का? आपने कभी अहमद को वोट दिया? और सवाल हमसे, आज हिंदुस्तान के आजादी से बाद से लेकर सन 1952 से लेकर आज तक मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, वो मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान को ठुकराया और हिंदुस्तान के ऊपर अपनी सरजमीन चुनी, उस मुसलमान से सवाल करते हो 1952 से लेकर आज 2019 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन 10% से लेकर 14% हुआ। क्या 14% रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में आज है? जाके सवाल उस पार्लियामेंट में पूछो, पार्लियामेंट में बैठे हर पार्टी के नेतृत्व से पूछो कि आपने इंसाफ किया? हमें कोई जरूरत नहीं था पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने का अगर आप हमारे साथ इंसाफ किए होते। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% रिप्रेजेंटेशन पश्चिम बंगाल की असेंबली में आपका है? आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का पॉपुलेशन 14%। कितने सीट है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट में कितने एमपीज है? 545। उसका आप 14% कितना होता है? 75 एमपी है। सवाल जाके उनसे पूछो। जब वो यहाँ पर मीटिंग खड़ा करके कहते हैं कि हमने मुसलमानों के 95% काम कर दिया है, तब उनसे गिरबान पकड़कर पूछो। और ये सवाल सिर्फ मुसलमान नहीं, हर हिंदू, हर बच्चा, एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा भारतीय नागरिक खड़ा होकर सर उठाकर पूछेगा कि तुमने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया है पार्लियामेंट में? तुमने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया असेंबली में?
अगर आपने इंसाफ किया होता तो प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी जरूरत। आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सचर कमेटी रिपोर्ट ने साफ साफ कह दिया आज की तारीख में 545 एमपी में सिर्फ 29 एमपी है मुसलमान, और उनमें से भी कितने एमपी को बोलने का राइट है? कितने एमपी को बोलने का राइट है? वैसे आज का मुद्दा यह नहीं था। आज का मुद्दा यहां पर जब मैं आया तो मैं अभी इस बात को जरूर छेड़कर जाऊंगा कि आज हिंदुस्तान के बनते हुए समीकरण में एक बहुत बड़ा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे दुनिया में, देश में, जिनको पता हो गया कि अब उनके पास सबका साथ सबका विकास का कोई वादा नहीं बचा है, डेवलपमेंट कहीं से नहीं ला सके, अनएम्प्लॉयमेंट सब फैला हुआ है, लोगों को कोई भी हकूक दिया नहीं जा रहा है, तो एक नया सोचा छोड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र आज पांचकुड़ा की सरजमीन पे इस मंच से मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से सुनिए। एक क्रोनोलॉजी अमित शाह जी ने बताया था, याद है आपको? एक क्रोनोलॉजी अमित शाह जी ने बताया था। मैं आपको कहता हूं, गौर से सुनिए इस क्रोनोलॉजी को। एक क्रोनोलॉजी आज मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब हिंदुस्तान में बनी तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया पता है आपको? ये सवाल सारी पार्टियां पूछ रही है, नौकरी में क्या किया, इसमें क्या किया। मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं। अमित शाह जी ने कहा था ना, एक क्रोनोलॉजी समझाते हैं, पहले एनआरसी होगा, फिर सीएबी होगा, फिर सीए होगा। आज मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं। बीजेपी के क्रोनोलॉजी को समझिए और हिंदू राष्ट्र के क्रोनोलॉजी को समझिए, दिमाग साफ हो जाएगा। जैसे ही बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, सबसे पहला काम हिंदुस्तान के जितने बड़े साधु संत हैं उन सबको खत्म किया जा रहा है। जितने साधु संत हैं, जैसी सरकार काबिज हुई, जिन साधु संतों का हाथ पकड़कर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, राजा राम रहीम आज जेल में है, आज आशाराम बापू जेल में है, राधे माँ जेल में है, नित्यानंद स्वामी अगर जेल में नहीं है तो निकलकर देश के बाहर भाग के तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जिन पुजारियों का हाथ पकड़कर ये सरकार पर आए थे ना, वो सारे पुजारी आज जेल में है। बाबा रामदेव इसलिए बच गए क्योंकि उनसे कहा गया कि तुम बाबा का काम छोड़कर अपना पतंजलि बेचो, तब तुम यहां पर सरवाइव करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। सारे बाबा को जेल भेजा जा रहा है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। इसके बाद जब सारे बड़े बड़े जितने साधु संत थे, जिनके लाखों के तादाद में उनके फॉलोअर्स थे, उन सबको जेल भेजा गया। और उन पर इल्जाम क्या लगाया गया? उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो सेक्स रैकेट चला रहे थे। बहुत सेंसिटिव इशू। और इसमें हथियार इस्तेमाल किया गया इंडिया मीडिया का। इंडिया मीडिया का इस्तेमाल किया गया। यहां से जब एक कदम आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। दूसरा क्रोनोलॉजी का स्टेप, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर थे, जो नरेंद्र मोदी से बड़े लीडर थे, उन सबको लाइन बाय लाइन खत्म किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे सारे नाम, राम जेठमलानी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, जितने भी मोदी से बड़े लीडर थे, उन लोगों को खत्म किया गया। ये है इनका हिंदू राष्ट्र, फेक हिंदू राष्ट्र। उसके बाद जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी से जितने भी सीनियर लीडर थे, उन सबको खत्म किया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी के जितने कद वाले लीडर थे, उन लोगों को खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी और ऐसे नवजोत सिंह सिद्धू, जो इनको बोलना आता था। इवन अभी जो बीजेपी में है, नितिन गडकरी, यहाँ तक के राजनाथ सिंह, कहीं नजर आ रहा है? देश किस तरफ जा रहा है आप सोच के देखिए। इस देश के सेकुलरिज्म को बचाना है, इस देश के हिंदुत्व को बचाना है, इस देश के मुस्लिम को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, तो आज एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। जितने भी बीजेपी के बोलने वाले लीडर थे, उन सबको, उनका सबके सामने उन सबको खत्म किया गया। यह भी एक क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप। और आज मैं आप लोगों को इस मत से कहता हूं कि कहते हैं कि आप लीडरशिप में नहीं आ सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं,
पूरे पश्चिम बंगाल में एक ऐसी आवाज लहर की तरह उठी है जिसका नाम सैयद रूहुल अमीन साहब है। तो यह हमारा फर्ज है कि ऐसे इंसान, ऐसे धर्मनिरपेक्ष इंसान के साथ एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर एक ऐसी आवाज पांशकुड़ा की सरजमीन से उठाइए कि यह कलकत्ता की सरजमीन से लेकर दिल्ली की तक आवाज गूंजे। ये क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा के आज जा रहा हूं कि किस तरीका से एक एक तबका के ये देश लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र की तरफ जा रहा है। यहां पर एक ही संगठन रहेगा और एक ही सरकार, एक ही नेता रहेगा। इस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। देश का संविधान खतरे में। उस देश के संविधान को बचाने के लिए आज जरूरत है हम सबको एक होने की। और यहां पर ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने दे रहा है जिसके साथ हम लोग जुड़कर अपने देश और देश के संविधान को बचाकर हम अपने देश के संविधान के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो सकते हैं। आइए एक साथ मिलकर बोलते हैं, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, देश का संविधान, देश का संविधान, सैयद रूहुल अमीन साहब जिंदाबाद, सैयद रूहुल अमीन साहब जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।